सबका स्वागत है। और इस सेशन में हम बात करेंगे गरीबी, असमानता और उससे जुड़ा हुआ संदर्भ बेरोजगारी का भी, कि बेरोजगारी के क्या आयाम, उसको कैसे परिभाषित करते हैं इत्यादि। अगर हम प्रीलिम्स के लिहाज से देखें तो अ, हालांकि विगत कुछ वर्षों में ऐसे प्रश्न कम दिखाई पड़े हैं जिसमें उन्होंने शब्दावली वगैरह पूछा हो, लेकिन पहले गरीबी से संबंधित शब्दावली, कैसे उनको परिभाषित किया जाए, आंकड़े इत्यादि कुछ चीज़ें पूछी जाती रही हैं। गरीबी कहते किसे हैं, इसकी परिभाषा कैसे निकाली जाए, असमानता किसे कहते हैं, इन सब चीज़ों को समझने के लिए हमें समझना पहले ये होगा कि गरीबी, देखिए जाहिर सी बात है, जब से मानव सभ्यता रही होगी असमानता हमेशा रही होगी। कुछ लोग अमीर रहे हैं, कुछ लोग गरीब रहे हैं। ऐसा हड़प्पा में भी दिखाई पड़ता है, मोहनजोदड़ो में दिखाई पड़ता है, बड़े बड़े महल थे और फिर स्लम भी थे। लेकिन आधुनिक समय में विशेषकर जब उद्योग जगत बढ़ा, अगर हम बात करें 1890 के बाद, उद्योग जगत बढ़ने के बाद हमने देखा कुछ लोग बहुत ज़्यादा अमीर हो गए और कुछ लोग बहुत गरीब हो गए। उनके बीच में अंतर दिखाई पड़ने लगा था। ऐसा अगर मैं कहूँ कि 19वीं शताब्दी में स्पष्ट रूप से दिखने लगा था कि कुछ लोग बहुत अमीर हो गए और अधिकांश लोग गरीब हैं, और जो अमीर हैं उनके पास अथाह स्रोत, और जो है गरीब उनके पास मूलभूत आवश्यकताएं भी पूरी नहीं हो रही। तो ये गैप वहाँ दिखने लगा था, मोटा मोटा हम बात करें 19वीं शताब्दी में स्पष्ट रूप से। शायद यही वजह है कि 19वीं शताब्दी के बीच तक आते आते, अगर आप 1848 में जाओ तो 1848 के आसपास मार्क्स ने कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो दिया था। वो समय था कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का, जहाँ पहली बार ये चीज़ समझी गई, ये बात कही गई कि क्यों ज़रूरी है कि हम, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में बात कहा गया कि जो गरीब हैं उनके साथ बहुत ज़्यादा, आप कह सकते हो कि बहुत ज़्यादा उनके ऊपर उत्पीड़न हो रहा है, उन्हें अपनी चीज़ों का पर्याप्त हिस्सा नहीं मिल रहा है, और मार्क्सवाद ऐसी चीज़ें वहाँ पे आईं। वो आप राजनीतिक विचारधाराओं में पढ़ते हो कि मार्क्सवाद क्या और कैसे बातें करता है, लेकिन उसकी वजह से एक बात ज़रूर हुई कि पहली बार इस तरफ नज़र गई कि हाँ, वाक़ई में कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास मूलभूत सुविधाएँ भी नहीं हैं। रहने को खाना, मतलब रहने को जगह नहीं है, खाने को खाना नहीं है, जिसको पता है ना, रोटी कपड़ा मकान की लड़ाई, वो उपलब्ध नहीं है। और इस दिशा में 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में एक पहली बार सर्वे कराया गया, अपने आप में महत्वपूर्ण डेवलपमेंट था। सर्वे कराया गया, एक एक व्यक्ति के बारे में जाकर पूछा गया जो ऐसे जगहों पर थे जहां पर कि भाई आपके पास खाने की चीज़ें उपलब्ध हैं कि नहीं, रहने का उपलब्ध है कि नहीं। इसीलिए आप उसको कहते हो कि एक एक व्यक्ति को देखा गया, मतलब हेड काउंट किया गया, इसको बोलेंगे हेड काउंट रेशियो। पहली बार सर्वे कराया गया था राउंट्रे द्वारा, इसलिए उसको बोलते हैं राउंट्रे सर्वे। रॉन्ट्रे सर्वे पहला प्रयास था जिसने समझने की कोशिश की कि गरीबी में इतना अंतर कैसे है। कुछ लोग बहुत अमीर, कुछ लोग कम अमीर, जो है बहुत गरीब, उनके पास बेसिक सुविधाएं भी नहीं, इतना अंतर कैसे है। रॉन्ट्रे सर्वे अपने आप में एक बड़ा पहला प्रयास था। उसके पश्चात, रॉन्ट्रे सर्वे के बाद आप देख सकते हो कि गरीबी पर चर्निंग या बातें होनी शुरू हुई। भारत में रॉन्ट्रे के समकक्षी, रॉन्ट्रे अर्थशास्त्री थे, उनके समकक्षी थे दादा भाई नौरोजी। तो दादा भाई नौरोजी ने भारत में भी गणनाएं कराई गरीबी इत्यादि की, कि क्या स्थिति है, क्या उसका होना चाहिए, कैसे विकल्प होने चाहिए, कितने गरीब हैं। हेडकाउंट रेशियो भारत में भी निकाला गया। रॉन्ट्रे सर्वे में पहली बार हमने एक बात कही कि एक लाइन खींच लेते हैं। ऐसे लोग जो लाइन के नीचे हैं, जिनके पास मूलभूत सुविधाएं भी नहीं है, और ऐसे लोग जो लाइन के ऊपर हैं, इसी को आप बोलते हो गरीबी रेखा। सो गरीबी रेखा के नीचे और गरीबी रेखा के ऊपर वाले। सो जो नीचे वाले, उनके पास मूलभूत सुविधाएं भी नहीं। अच्छा, गरीबी रेखा के नीचे भी देखिए, अगर ये रेखा है, कोई यहां है और कोई यहां है, तो दोनों की बातें अलग अलग हैं। इसको बोलते हैं पावर्टी गैप कितना है, कि गरीबी रेखा में भी कितने नीचे हो आप, और उनको भी इस हिसाब से हमें ध्यान देना चाहिए। खैर, आप कह सकते हो कि 20वीं सदी के शुरुआत आते आते गरीबी पे आंकड़े आने शुरू हो गए, और ये समझ में आने लगा था कि गरीबी के लिए जब तक एक राज्य हस्तक्षेप नहीं करेगा, तब तक ये समानता कम होगी नहीं, क्योंकि ऐसा तो नहीं हुआ कि अमीर अपने आप से वितरण कर देंगे।
तो राज्य का हस्तक्षेप चाहिए होगा कि वो अमीरों पर कर लगाए, वहाँ से पैसा लाए, जो है गरीबों के लिए मूलभूत आवश्यकताएँ सुनिश्चित कराए, इत्यादि, इत्यादि। कुछ ऐसा ही दृष्टिकोण हमें दिखाई पड़ता है गांधीवाद में भी, और भारत में स्वतंत्रता के समय भी लगभग ऐसा ही दृष्टिकोण रहा। अगर हम देखें तो जब 1944 में वर्ल्ड बैंक बना, तो वर्ल्ड बैंक ने ये जिम्मा उठाया कि हम कोशिश करेंगे कि दुनिया से गरीबी समाप्त की जा सके, और इसीलिए वर्ल्ड बैंक कहता है कि गरीबी सिर्फ आर्थिक नहीं होती, उसके बहुत सारे आयाम होते हैं, और इसीलिए सबसे आधिकारिक परिभाषा गरीबी की आती है वर्ल्ड बैंक से। वर्ल्ड बैंक के अनुसार गरीबी से आशय क्या? गरीबी से आशय उस स्थिति से जब चार चीजों का अभाव हो। सतत आय के स्रोत ना हो, अगर उनके पास सतत आय के स्रोत नहीं है, कॉन्टिन्यूअस इनकम नहीं है, अगर उनके पास खाद्य सुरक्षा नहीं है, खाने का खाद्यान्न उपलब्ध नहीं है, पोषकता उपलब्ध नहीं। तो पहला, सतत आय के स्रोत नहीं है, खाद्यान्न पोषकता नहीं है, राजनीतिक पृथक्करण है। कितनी बढ़िया बात है, क्योंकि अगर आप पृथक्कृत हैं, राजनीतिक रूप से आपको अलग थलग कर दिया गया है, तो आपकी संभावनाएं भी कम होती हैं। इस बात को समझने की जरूरत है। जैसे कि हो सकता है आप ऐसा समझें कि देखिए, मैं हमेशा कहता हूं कि लोकतंत्र की खासियत क्या है, कि लोकतंत्र की सबसे बड़ी खासियत यही है कि कोई बिल्कुल नीचे तबके का आदमी भी आईएएस बन सकता है, कोई बिल्कुल नीचे तबके का आदमी भी प्रधानमंत्री बन सकता है। ये लोकतंत्र की सबसे बड़ी जीत है देखा जाए तो ये जो है, राजनीतिक पृथक्करण भी गरीबी का एक कारण बनता है, और सामाजिक पृथक्करण। क्योंकि अगर मान लीजिए किसी, जैसे महिलाएं हैं, या मान लीजिए दलित हैं, या आदिवासी हैं, अगर वो पृथक्कृत हैं तो उनके लिए संभावनाएं कम होती कि नहीं, कि वो कौन से स्कूल जाएंगे, कौन से कॉलेज जाएंगे। एक सिद्धांत होता है रूल ऑफ रिलेटिव होप, जो ये कहता है कि आप कितनी दूर जाओगे, ये इस बात पर निर्भर करता है आपने शुरू कहाँ से किया है। तो ये चार चीजें वर्ल्ड बैंक कहता है कि गरीबी को निर्धारित करता है। कौन कौन सा? पहला, सतत आय के स्रोतों का अभाव हो, खाद्य सुरक्षा ना हो, पोषकता ना हो, राजनीतिक पृथक्करण हो, और सामाजिक बहिष्करण हो। ये चारों चीजें गरीबी को बताती हैं। संयुक्त राष्ट्र की भी अपनी परिभाषा है, जो थोड़ी ज्यादा आप कह सकते हो ऑब्जेक्टिव परिभाषा है। संयुक्त राष्ट्र कहता है गरीब से आशय उन व्यक्तियों या समूह से जिनके पास खाने के लिए खाना उपलब्ध ना हो, रहने के लिए मकान उपलब्ध ना हो। तो जिनके पास फूड एंड शेल्टर का अभाव हो, तो खाना और जो है मकान का अभाव हो। दूसरा, जिनके पास स्कूल और क्लिनिक का अभाव हो, शिक्षा नहीं है, चिकित्सा नहीं है। जिनके पास जमीन या जॉब का अभाव हो, क्योंकि या तो जमीन होनी चाहिए जहां से आय का स्रोत बने, या तो नौकरी होनी चाहिए। जमीन या जॉब का अभाव हो। और एक और अच्छी बात संयुक्त राष्ट्र जोड़ता है, जो ज्यादा सुभेज्ञ हो, युद्ध के संदर्भ में ज्यादा सुभेज्ञ हो, कोई भी राजनीतिक परिवर्तन होता है। देखिए, जब कोविड आया तो अमीरों के लिए तो वो पेड हॉलिडे हो गया कि भैया चलो 2-3 महीने आराम मिला इस आपाधापी से। गरीबों के लिए उन मीलों चलना पड़ा। तो उनकी सुभेज्ञता ज्यादा है, सुभेज्ञता ज्यादा। कभी अब देखिए, यूक्रेन में, रूस में, मैं नहीं जानता कौन जीतेगा, पर एक चीज जरूर हार रही है, और वो है मानवीयता। वहाँ के जो गरीब होंगे, वहाँ के जो कमज़ोर तबके होंगे, उन पे कितना जुल्म। आपको अंदाज़ा भी, जब वॉर होता है तो महिलाओं पर किस हद तक अत्याचार होते हैं। वहाँ की महिलाओं के बारे में कौन बात करेगा? वहाँ के बच्चों के स्कूल जो छूट गए, उनकी कौन बात करेगा? 3 साल से बच्चे स्कूल नहीं गए हैं, है ना? अब जा पाएंगे कि नहीं जा पाएंगे पता नहीं है। तो ये जो है, ये संयुक्त राष्ट्र एक अच्छा पॉइंट जोड़ता है कि जो सुभेद्यता है वो किनकी अधिक है। आप देखिए, कुछ भी हो, पता नहीं आपको, अभी भी युद्ध में सबसे ज्यादा नुकसान किसका होता है? महिलाओं का और बच्चों का, उस क्षेत्र के जहां युद्ध हो रहा होता है, और कोई इसकी बात नहीं करता। अब तो फील्ड मार्शल और ये गौरव और वो गौरव, इसकी बात करते हो, इनकी बात कहाँ होती है? पता नहीं आपको मालूम है कि नहीं, अभी तक दुनिया का सबसे बड़ा कुकृत्य अगर कुछ हुआ है युद्ध में, तो पाकिस्तान ने किया था बांग्लादेश के समय, जिसको वॉर चिल्ड्रन कहा जाता है। अभी तक न्याय नहीं मिल पाया उनको। बांग्लादेश, जब उनको लगा कि लगभग हमें आज़ाद कर देना पड़ेगा, तो पाकिस्तान के सेना के लोगों ने जबरदस्ती, एक दो नहीं, हजारों की तादाद में, संख्या 30,000 से ऊपर है, हजारों के तादाद में बांग्लादेशी महिलाओं को जबरदस्ती कैप्चर किया, उन्हें इम्प्रेग्नेट किया। उनका उद्देश्य था कि इस बहाने पाकिस्तान की संतानें यहाँ पर रहेंगी। और ये जो बच्चे आए, 30-35 हजार बच्चे, इनको बांग्लादेश ने स्वीकार करने से मना कर दिया कि हम इन्हें बच्चे अपने यहाँ के नागरिक नहीं मानेंगे।
इनको वॉर चिल्ड्रन कहा जाता है। अब जाके 2009 में थोड़ा निर्णय आया है कि अच्छा ठीक है, इन इन कंडीशंस के साथ इनको नागरिकता दी जाएगी। कौन बात करता है? कभी आपने सुना? इतनी बार सुना पाकिस्तान बांग्लादेश युद्ध, मानेक शाह, इंदिरा गांधी, ये वो सारी बातें, कभी मैं शायद ही कोई इसकी बात भी करता हूं। और ये एक दो की बात नहीं, 35,000 के आसपास बच्चे हैं। बच्चे क्या, आप तो वो जो है 1971 की बात है, तो पूरी पीढ़ी गुजर गई, उसमें तो कई तो का स्वर्गवास हो गया होगा और अभी तक नागरिकता नहीं मिली उन्हें। सो वो जो है बताता है कि सुभेद्यता, तो संयुक्त राष्ट्र का ये पक्ष भी जोड़ा जा सकता है, जो मुझे लगता है व्यवहारिक पक्ष है। लेकिन जब भी गरीबी की बात हो तो वर्ल्ड बैंक का ही मानक परिभाषा माना जाता है। वर्ल्ड बैंक के अनुसार गरीबी के अनेक प्रकार हो सकते हैं। पहला, जिसको आप बोलते हो अब संपूर्ण गरीबी, या कई बार आप उसको बोलते हो निरपेक्ष गरीबी, हालांकि सही शब्द संपूर्ण गरीबी कहा जाएगा, एब्सोल्यूट पॉवर्टी। एब्सोल्यूट पॉवर्टी उन लोगों के लिए कहा जाएगा जो इतने गरीब हैं कि उनके पास मूलभूत चीजें भी नहीं हैं। खाने को रोटी नहीं है, मकान नहीं है, कपड़े नहीं है, जो है मूलभूत सुविधाएं नहीं, इनको आप एब्सोल्यूट पुअर कहते हो। और एब्सोल्यूट पावर का कैलकुलेशन कैसे किया जाता है? मैंने अभी आपको बताया था पीछे डब्ल्यूटीओ में कि $2.15 प्रति व्यक्ति प्रतिदिन से कम अगर वो खर्च करते हैं तो उसे एब्सोल्यूट पुअर कहा जाएगा। तो गरीबी रेखा का यहाँ से निर्धारण होता है। निरपेक्ष गरीब से आशय उन लोगों से है। वर्ल्ड बैंक का उद्देश्य यह है कि 2030 तक कम से कम इस निरपेक्ष गरीबी को समाप्त किया जा सके। तो इसको आप बोलोगे कि ये क्या है? निरपेक्ष गरीब, या इनको आप कहोगे निरपेक्ष गरीबी है। स्पष्ट हुई? दूसरा, अगर हम इसमें बात करें तो पहला हुआ निरपेक्ष गरीबी, दूसरा जिसको आप कहते हो असमानता, असमानता, या जिसको आप कह सकते हो कि सापेक्षिक गरीबी, रिलेटिव पॉवर्टी। रिलेटिव पॉवर्टी या सापेक्षिक गरीबी। सापेक्षिक गरीबी में हम एक दूसरे से तुलना करते हैं कि एक की तुलना में कितना असमानता। सापेक्षिक गरीबी को निकालने के लिए एक बहुचर्चित ग्राफ बनाया लॉरेंज ने, जिसको लॉरेंज वक्र कहा जाता है। लॉरेंज वक्र कुछ इस तरह से बनता है कि अगर मान लीजिए आय का समान वितरण होता तो एक सीधी रेखा आती, जो भी आय है अगर जनसंख्या के बीच में समान वितरित होती तो एक सीधी रेखा आती, और अगर ये वितरण ऐसा है कि कुछ लोगों के पास ज्यादा कुछ के पास कम, तो एक वक्र बनेगा। इसको आप बोलते हो क्या है? लॉरेंज वक्र। ये जो क्षेत्र है जिसको मैं ए लिख रहा हूं, ये क्षेत्र जितना ज्यादा होगा, मतलब ये वक्र जितना गहरा होगा, इसका मतलब ये कि उतनी ज्यादा वहां पर सापेक्षिक गरीबी या समानता है। और अगर मैं यहां पर एक त्रिभुज बना लूं, समकोण त्रिभुज, तो इसी लॉरेंज वक्र को गिनी ने एक गुणांक के रूप में प्रस्तुत किया, जिसको बोलते हैं गिनी गुणांक। गिनी गुणांक होता है A/A+B। इस क्षेत्र को B कहा जाएगा। जितना गिनी गुणांक ज्यादा होगा उतना असमानता है। ये 0 से 1 में या 0% से 100% के बीच में निकाला जाता है। गिनी गुणांक का ज्यादा होना असमानता के अधिक होने को दर्शाता है। जैसे भारत का गिनी गुणांक लगभग 36% है, या 0.36% आप कह सकते हो है। तो अगर हम देखें तो गिनी गुणांक के माध्यम से हम देख पाते हैं कितनी असमानता या सापेक्षिक गरीबी है। ऐसे ही गैब्रियल पल्मा ने भी एक गुणांक निकाला, जिसको हम बोलते हैं पल्मा गुणांक। पल्मा गुणांक ये देखता है कि जो 10% सबसे अमीर लोग हैं उनके पास कितनी संपत्ति है, और जो 40% सबसे गरीब लोग हैं उनके पास कितनी संपत्ति है। तो मान लीजिए 10% के पास 100 रुपए हैं और 40% के पास 50 रुपए हैं, तो हम कहेंगे पल्मा गुणांक 2 है। पल्मा गुणांक का 1 से अधिक होना बताता है असमानता बहुत ज्यादा है, क्योंकि मतलब टॉप 10% के पास बॉटम 40% से ज्यादा संपत्ति है। ये भी असमानता निकालने का एक तरीका है, जिसको बोलते हैं पल्मा गुणांक। ऐसे ही एक और होता है, सो लॉरेंज वक्र है, गिनी गुणांक है, पल्मा गुणांक है। हम एक क्विंटाइल रेशियो भी निकालते हैं। क्विंटाइल रेशियो निकाला जाता है 20% टॉप और 20% बॉटम के बीच में क्या स्थिति बन रही है। अगर ये ज्यादा है तो भी बताता है कि असमानता ज्यादा है। ऐसे ही एक एटकिंसन इंडेक्स भी है। ये कुछ तरीके हैं जिनके माध्यम से हम जान पाते हैं कि असमानता कितनी है।
एटकिंसन गुणांक ये कहता है कि जरा ध्यान से देखिए, टॉप एटकिंसन गुणांक ये समझने की कोशिश करता है कि किसी भी देश में जो टॉप अमीर लोग हैं, उनसे कितना पैसा या उनसे कितना रेवेन्यू ली जाना चाहिए और गरीबों में वितरित होना चाहिए, ताकि हम समानता ला सकें। तो अगर हम असमान वितरण हुआ तो हम ऐसा क्या करें कि वहां से पैसा लिया जाए टैक्स इत्यादि के माध्यम से, और जो है गरीबों को वितरित किया जाए मोटा मोटा। इसको एटकिंसन गुणांक कहा जाता है। तो ये कुछ तरीके हैं जिससे हम असमानता को निकालते हैं। तो एटकिंसन क्या कहता है, कितना रेवेन्यू फॉरगॉन होना चाहिए, रईसों का कितना पैसा जाना चाहिए अमीरों में गरीबों में पुनर्वितरण में, ताकि हम असमानता को कम कर सकें। उसको हम गिनी गुणांक पर आधारित करते हुए गणना करते हैं। इसको एटकिंसन गुणांक कहा जाता है। तो पहला हो गया निरपेक्ष या एब्सोल्यूट पॉवर्टी, दूसरा हो गया सापेक्षिक गरीबी या समानता, जिसमें गिनी गुणांक, लॉरेंज वक्र, ये सब बातें आती हैं। तीसरा एक होता है जिसको हम बोलते हैं स्वैच्छिक गरीबी। स्वैच्छिक गरीबी से आशय उस स्थिति से है जिसमें कोई जो गरीब है वो स्वैच्छिक रूप से गरीब है। अब जैसे कोई साधु है, किसी ने जो है चीज़ों को वैसे ही छोड़ दिया, जिसको आप कंजूस भी बोलते हो, तो ऐसे लोग जो हैं जिनके पास सक्षम तो हैं लेकिन वो व्यय नहीं करते, तो आप उनको स्वैच्छिक गरीब। भारत और जापान के संदर्भ में ये शब्द ज़्यादा प्रासंगिक होता है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं भारत और जापान में जो मॉन्क्स इत्यादि जो स्वैच्छिक गरीब में रखे जाते हैं। हालांकि इसको वर्ल्ड बैंक बहुत सीरियसली नहीं लेता, क्योंकि गरीब तो वो होगा ना जो चाहता है और नहीं हो। तो इनको आप कहते हो कि ये क्या है, स्वैच्छिक गरीब हैं। एक और प्रकार होता है जो अभी वर्ल्ड बैंक ने काफी चर्चित किया है इंडिया के संदर्भ में, जिसको हम बोलते हैं द्वितीयक गरीब। द्वितीयक गरीब उनको कहा जाता है जो वैसे तो गरीबी रेखा के ऊपर हैं, लेकिन कोई कर्ज लिया है, उसका ब्याज बहुत अधिक हो गया, या घर में कोई बीमारी हो गई, या जो घर में कमाते थे उनका निधन हो गया। इन सब के कारण वैसे तो वो गरीबी रेखा के ऊपर थे, लेकिन या हो सकता है व्यसन वगैरह, अल्कोहलिज्म की वजह से, अल्कोहलिज्म, इन सब कारणों के चलते वो गरीबी रेखा के नीचे आ जा रहे हैं। कोई कर्जा है या कोई बीमारी हो गई है, इसीलिए गरीब। देखिए, अमीर के लिए हो सकता है अल्कोहल एक गेट टुगेदर का बहाना हो, गरीब के लिए वो एक बहुत सामाजिक बुराई है। गरीब के लिए जो जेब से खर्चा होता है स्वास्थ्य में, वो बड़ा खर्चा हो जाता है, जिसको आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर बोलते हैं। तो ऐसे लोगों को द्वितीय गरीब कहा जाता है। भारत में द्वितीय गरीब बहुत दिखते हैं, और उसका कारण ये कि एक परिवार के सदस्य पे काफी लोग निर्भर हो जाते हैं, तो वो द्वितीय गरीबी का एक बड़ा कारण बनता है। कोविड ने बहुत सारे द्वितीय गरीब बनाए हैं। और एक नया प्रकार भी है जिसको बोला जाता है न्यू पुअर या नए गरीब। ये कोविड के बाद दिखाई पड़ा है, नए गरीब इनको कहा जा रहा है। विशेषकर भारत और नाइजीरिया, दो देशों में ये वो लोग हैं जो अभी अभी थोड़ा गरीबी रेखा के ऊपर आए थे, लेकिन तमाम नौकरी चली जाने की वजह से या कोविड की वजह से और दिक्कतों की वजह से ये गरीबी रेखा के नीचे दोबारा चले गए हैं। चूंकि इंडिया ने पिछले कुछ वर्षों में गरीबी को कम करने के बहुत सारे प्रयास किए थे और उसमें सफलता भी मिली थी, ऐसे में नए गरीब पर चिंता दिखाई पड़ रही है। वर्ल्ड बैंक ने इंडिया को चेताया है कि आप थोड़ा ध्यान दें, अदरवाइज आपके यहाँ नए गरीब बढ़ जाएंगे। गरीबी के कारणों पर देखें तो कारण बताने की जरूरत नहीं। शिक्षा का अभाव है, स्वास्थ्य का अभाव है, कौशल प्रशिक्षण नहीं है, रोजगार का अभाव है, असमानता है, राजनीतिक असमानता, राजनीतिक भागीदारी की कमी होना। इसलिए बहुत जरूरी है कि जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं वो सबकी राज्य पूरी करे। यही तो आपका पूरा समावेशी विकास का ताना बाना है कि जो राज्य सुनिश्चित करे कि सबकी मूलभूत आवश्यकताएं, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, आवास है, जो है स्वच्छता है, स्वच्छ पेयजल है, ये सब मूलभूत आवश्यकताएं सबकी राज्य पूरी करे, और उसके बाद उन्हें सशक्तिकरण का मौका भी दे। अगर ये दोनों चीजें आप साथ ला पाओगे तभी आप गरीबी को समाप्त कर पाओगे। तो गरीबी के कारणों में आर्थिक कारण भी है, संरचनात्मक कारण भी है, कहीं ना कहीं सामाजिक कारण भी है। अब मान लीजिए सामाजिक कारणों से तो ऐसा हो रहा है कि महिलाएं एक दुष्चक्र में फंस जाती हैं गरीबी के, इसलिए इसको फेमिनाइजेशन ऑफ पॉवर्टी कहा जाता है कि गरीबी का स्त्रीकरण हो रहा है। ये इकोनॉमिक सर्वे ने शब्द इस्तेमाल किया। गरीबी का स्त्रीकरण का मतलब क्या, महिलाएं ज्यादा गरीब होती जा रही हैं, उनके आय के स्रोत कम हो रहे हैं, तो ये एक बहुत बड़ा, और जो काम करते हैं उस काम का उनको पेमेंट नहीं है। तो ये सब कारण है कहीं ना कहीं गरीबी के। तो गरीबी के कारणों में शिक्षा का अभाव, स्वास्थ्य का की सुविधाओं का अभाव, या जॉब का ना होना, आवाज नौकरी ना होना, संपत्ति का ना होना, ये सब कारण है जो। अब ये देखिए,
ये कॉमन सेंसिकल है, इसमें बहुत ज़्यादा ऐसा कुछ बताने योग्य नहीं है, इसलिए मैं नहीं चाहूँगा कि आपका मैं समय अनावश्यक उन चीज़ों पे लूँ। पर आप जानते हो कि गरीबी के कारण में आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक कारण, राजनीतिक कारणों के राजनीतिक भागीदारी का ना होना भी गरीबी को प्रोत्साहित करता है, क्योंकि राजनीतिक बहिष्करण कहीं न कहीं, इसलिए मैंने आपको पहले भी कहा है कई बार कि लोकतंत्र की जीत इसी में है कि वो अपना मत रखें और उनके मत को सम्मान मिले, जैसा कि दिखा भी। तो सामाजिक और राजनीतिक बहिष्करण भी गरीबी को जन्म देता है, वर्ल्ड बैंक की बात बिल्कुल सही है। तो ये गरीबी के कारण हैं। अगर हम भारत में बात करें, तो भारत में गरीबी रेखा को निर्धारित करने की बात आज़ादी के समय से ही होती रही है। एक बॉम्बे प्लान बना था 1944-45 में, उसने भी सबसे पहले गरीबी रेखा की बात की, दादा भाई नौरोजी ने बात की। पर इस मामले में पहला जो प्रयास है वो रुथ और दांडेकर 1971 में रुथ और दांडेकर द्वारा दिखाई पड़ता है, जहां रुथ और दांडेकर ने गरीबी रेखा के लिए 100 रुपए प्रति परिवार, 5 लोगों के 100 रुपए प्रति परिवार प्रति माह या 20 रुपए प्रति व्यक्ति प्रति माह को आधार बनाया। ये बात मैं कह रहा हूं कब की, 1971 की। इसके बाद अलग समिति बनी 1979 में, उन्होंने कैलोरी की कुछ बात कही, पर कैलोरी की ये थोड़ा-सा यहाँ पर आपको मिसमैच दिखाई पड़ सकता है, क्योंकि यहाँ पे आपको लिखा मिल रहा है कि अलग समिति ने कैलोरी की बात कही है। वो बात आंशिक रूप से सही है, पर इसकी स्वीकार्यता आई लाकड़ावाला से। लाकड़ावाला समिति बनी 1993 में, जिसने गरीबी रेखा के निर्धारण के लिए कहा 2400 कैलोरी ग्रामीण क्षेत्र में प्रति व्यक्ति प्रति दिन और 2100 कैलोरी शहरी क्षेत्र में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन, औसत 2250। ये निर्धारित करेगा कि जो है कौन गरीबी रेखा के नीचे है और कौन नहीं। तो भारत में लाकड़ावाला समिति 1993, हालांकि उसके बाद तेंदुलकर समिति बनी 2009 में। तेंदुलकर समिति का ज्यादा निर्णायक महत्वपूर्ण माना जाता है। तेंदुलकर समिति ने कहा 816 रुपए प्रति व्यक्ति प्रति माह ग्रामीण और 1000 रुपए प्रति व्यक्ति प्रति माह शहरी। अगर वो इससे कम व्यय करते हैं तो उन्हें आप गरीबी रेखा के नीचे रखोगे। 816 और 1000, 816 ग्रामीण और 1000 शहरी प्रति व्यक्ति प्रति माह, प्रति व्यक्ति प्रति माह, ये तेंदुलकर समिति ने 2009 में कहा। इसके अलावा 2012 में रंगराजन समिति बनाई गई। रंगराजन समिति ने फिर इसमें कुछ चीजें ऐड की और रंगराजन समिति ने कहा कि 4860 रुपए प्रति परिवार प्रति माह, 5 लोगों का परिवार, 4860 रुपए प्रति परिवार प्रति माह, तो 972 रुपए के आसपास आएगा जब गणना करेंगे आप। तो 4860 रुपए प्रति परिवार प्रति माह ग्रामीण में और 7035 रुपए प्रति परिवार प्रति माह शहरी में। अगर जो है इससे कम वो व्यय करते हैं तो उन्हें गरीबी रेखा के नीचे रखा जाए। एक और बात है जो यहाँ पर आपको समझनी चाहिए गरीबी रेखा के निर्धारण के लिए, लाकड़ावाला समिति तक, फिर चाहे बॉम्बे प्लान हो, चाहे रुथ दांडेकर हो, चाहे अलग हो, चाहे लाकड़ेवाला हो, इन लोगों ने ये आंकड़े निकालने के लिए जो सर्वे किए थे, वो सर्वे कैसे था, उसको बोलते हैं यूनिफाइड रेफरेंस पीरियड। सबसे 365 दिन आधारित आंकड़े पूछे जाते थे कि आपने जूता कब खरीदा था, कपड़ा कब खरीदा था, ना ये चीज कब खाई, इत्यादि इत्यादि, खाने में क्या क्या रोज खाते हैं, मोटा मोटा। तो इसको बोलते हैं यूनिफाइड रेफरेंस पीरियड, सबसे एक जैसा पूछा जाता था। तेंदुलकर ने इसको चेंज किया और उन्होंने कहा इसको हम मॉडिफाइड करें। सो उसको जो है नाम दिया गया मिक्स्ड रेफरेंस पीरियड। मिक्स्ड रेफरेंस पीरियड में कुछ चीजें 365 दिन आधारित थी, कुछ चीजें 30 दिन आधारित थी। फिर रंगराजन ने इसको और चेंज किया और नाम दिया मॉडिफाइड मिक्स्ड रेफरेंस पीरियड, जिसमें कुछ चीजें 7 दिन, कुछ चीजें 30 दिन, कुछ चीजें 365 दिन आधारित करते हुए गणना की गई। इसको नाम दिया गया मॉडिफाइड मिक्स्ड रेफरेंस पीरियड। सो मॉडिफाइड मिक्स्ड रेफरेंस कौन लेके आया, रंगराजन। मॉडिफाइड को और मिक्स्ड कौन लेके आया, तेंदुलकर। और उससे पहले यूनिफॉर्म रेफरेंस पीरियड हुआ करता था। तो 365 दिन, 30 दिन, 7 दिन, इस आधार पर गणनाएं की जाने लगी। हालांकि रंगराजन समिति ने 2012 में एक बात और कही जो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण थी। रंगराजन समिति ने यह कहा कि बॉस, ये जो गरीबी रेखा की हम बार बार बात करते हैं, ये कोई जादुई आंकड़ा नहीं है। अगर कोई 4860 कमा रहा है और कोई 5000 कमा रहा है तो कोई बहुत अंतर नहीं होने वाला, और 4860 के नीचे वाले को बहुत सारे लाभ और उसके ऊपर वाले को कुछ लाभ नहीं। ये तो बहुत अच्छी बात नहीं है।
हमें करना क्या चाहिए? हमें आंकड़े दिखा लेने चाहिए कि लोगों के पास कितनी चीज़ें हैं, कितना स्रोत है, कितने संभावनाएँ हैं। यहाँ पे रंगराजन अमर्त्य सेन की कैपेबिलिटी अप्रोच का यूज़ करते दिखाई पड़े। अमर्त्य सेन बहुत बड़ा नाम है गरीबी को परिभाषित करने में, भारत के हैं, लेकिन विश्व में उनकी भारत से ज़्यादा प्रख्याति है। अमर्त्य सेन का ये कहना था कि गरीबी को देखने के लिए हम सिर्फ ये ना देखें कि उनके पास क्या है, ये भी देखें उनके पास कितनी क्षमताएँ हैं और कितना वो उपयोग कर पा रहे हैं। जो भी उनकी क्षमता है, अगर वो उसका उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, जैसे मेरी अगर क्षमता मुझे ऐसा लगता है कि मेरी क्षमता जो मैं कर रहा हूँ उससे ज़्यादा है, तो मैं भी कह सकता हूँ कि मैं भी गरीब मास्टर हूँ। तो इस तरीके से जो है अमर्त्य सेन कैपेबिलिटी अप्रोच की बात करते हैं। रंगराजन समिति ने कहा कि हम एक आंकड़ा निकालें ये समझने के लिए कि लोगों के पास कितने स्रोत हैं, कितना प्रयोग कर पाते हैं, इत्यादि इत्यादि। और ऐसा कोई एक जादुई आंकड़ा ना निकाला जाए। आप कोशिश करिए जो सबसे वंचित हो उनको सबसे पहले दीजिए, अभी भी स्रोत बच जाए तो जो कम वंचित है उनको दीजिए, अभी भी स्रोत बचा हो उससे जो कम वंचित है उनको दीजिए, अभी भी बचा हो तो उससे जो कम है उनको दीजिए। इस तरीके से आपको वंचना के आधार पर लोगों को जो है सुविधाएं देनी चाहिए या आवश्यकताएं उनकी पूरी करनी चाहिए। तो इसके लिए डेटा चाहिए था। यही कारण है कि रंगराजन समिति को बात को मानते हुए एक आंकड़ा इकट्ठा किया गया जिसको नाम दिया गया सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस। सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस या एसईसीसी जिसको आप बोलते हो, सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस आंकड़े लाता है किस चीज का? ये हमें आंकड़े देता है इस बात का कि भारत में प्रत्येक परिवार में किस किस तरह की वंचनाएं हैं, कौन कितना इसमें 7 घटक जोड़े गए कि भाई उनके पास मकान है कि नहीं, खा पाते हैं रोज की नहीं, गाड़ी वगैरह है कि नहीं, इलेक्ट्रॉनिक आइटम है कि नहीं। तो हमने वंचनाओं का एक आधार बनाया, 7 वंचनाओं का आधार बनाया और उस बेसिस पर यह कहा गया कि जो भी ग्रामीण क्षेत्र के बॉटम 35% है, नीचे से 35%, और जो शहरी क्षेत्र के नीचे से 25% है, उनको हम अनिवार्य रूप से लक्षित कार्यक्रम के अंतर्गत लाएं, उनको मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराएं, क्योंकि ये सबसे वंचित हैं। शहर में कितना? बॉटम से 25% और गांव में कितना? बॉटम से 35%। कुछ लोग इसमें ऑटोमेटिकली जुड़ जाएंगे, जैसे आदिवासी हैं, जैसे दलित समुदाय हैं, जो अति पिछड़ा वर्ग हैं, वो सब इसमें जुड़ जाएंगे। कुछ लोग इसमें ऑटोमेटिकली बहिष्कृत हो जाएंगे, जैसे जो टैक्स पेयर हैं, इत्यादि इत्यादि। तो गांव में 35% और शहर में 25% को हम पहले टारगेट करें और उसके बाद स्रोत जैसे जैसे बढ़ता जाए हम इनको आगे बढ़ाते जाएं। 35 को 40 करें गांव वाले में जो है, और शहर में 25 वाले को 30 करें, तो धीरे धीरे हम स्रोत उपलब्ध कराएं सबको। इस प्रकार सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस पे वंचना के आधार पर गरीबी के उन्मूलन की बात कही गई। आज की जितनी भी स्कीम आज हम देख रहे हैं गरीबी के उन्मूलन के लिए, चाहे मनरेगा हो, चाहे जो है प्रधानमंत्री अभी तक की गरीबी हटाओ के लिए सबसे बड़ी स्कीम आई थी 1975 में, जिसे प्रधानमंत्री 20 सूत्रीय कार्यक्रम कहा जाता है। चाहे वो स्कीम हो, चाहे मनरेगा हो, इन सब का लाभ हम इस आधार पर देते हैं। तो भारत सरकार की 40 से अधिक स्कीमें, जैसे चाहे उज्ज्वला स्कीम है या प्रधानमंत्री किसान सम्मान है, ये सब स्कीमें हम इन सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस डेटा पर आधारित कर रहे हैं। तो इस प्रकार से अब भारत में बीपीएल जैसी कोई बात नहीं है। हम क्या कर रहे हैं? सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस का आंकड़ा इकट्ठा कर रहे हैं और उस बेसिस पर आगे गणनाएं
करते दिखाई पड़ रहे हैं, आगे गणना कर रहे हैं। तो इस तरीके से अब तो ज़ाहिर सी बात है, बदलते राजनीतिक परिवेश में शायद एक चीज़ जो सबसे पहले होगी वो है जाति जनगणना, जितनी मेरी समझ है। वो शायद पहली शर्त होगी भीतर खाने की, भाई वो करवाएँगे तभी हम अंदर आपके साथ आएँगे, वो तो स्वाभाविक है, क्योंकि वो उनका एक एजेंडा हमेशा से रहा है। मुझे लगता है शायद सबसे पहला जो काम होगा अप्रूवल, वो इसी चीज़ का होगा। बाकी देखना होगा कि क्योंकि सेंसस वैसे भी डिलेड हो गया है 2021 वाला, अभी सेंसस हुआ नहीं, वो भी होना है। तो देखना होगा गृह मंत्रालय किसके पास जाता है, ये इंटरेस्टिंग फैक्ट होगा, क्योंकि जो भी गृह मंत्रालय चाहेगा वो चाहेगा कि जाति जनगणना एक बार कराया ही जाए। तो लॉजिक तो बनता है। खैर मैं कुछ बोल नहीं रहा। सो नो सो मोटा मोटा जो है ये बात रही कि कैसे ये जनगणना का एक स्वरूप निकल के आया सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस का, और जाहिर सी बात है इसको हम आगे अब नए सिरे से ले जाएंगे। तो इस तरह से अब जो गरीबी के लिए हमारा दृष्टिकोण है वो इस तरफ है। गरीबी के निवारण के लिए क्या प्रयास किए जाते हैं? जाहिर सी बात है, गरीबी के निवारण के लिए दो प्रयास हैं। एक तो लक्षित प्रयास है, जिसमें हम सार्वजनिक वितरण प्रणाली में उन्हें लाभ पहुंचा रहे हैं। आपने देखा अभी 75% ग्रामीण और 50% शहरी। इसके अलावा रोजगार परक हम उनके लिए काम करते हैं। मनरेगा में हम क्या कर रहे हैं, उनको जॉब उपलब्ध करा रहे हैं 100 दिन का। तो एक तो लक्षित कार्यक्रम है, और दूसरा हम ओवरऑल रोजगार उपलब्ध करा रहे हैं ताकि गरीबी से हम निपटा, क्योंकि जब तक आप कौशल नहीं देंगे, रोजगार नहीं देंगे, समस्या बनी रहेगी। तो रोजगार और कौशल दीर्घकालिक उपाय के रूप में देखा जाता है। खाद्य सुरक्षा है, स्वास्थ्य की सुरक्षा है, पोषण का ध्यान है, ये सब लघुकालिक उपाय में देखा जाता है। तो गरीबी के निवारण के दो उपाय हैं। एक तो सार्वजनिक उपाय है, जिसमें हम दीर्घकालिक सामाजिक सुरक्षा, रोजगार, इन सब की बात करते हैं, और दूसरा लक्षित, जिसमें मनरेगा है, प्रधानमंत्री 20 सूत्रीय कार्यक्रम है, या जो है एक राष्ट्रीय स्तर पर नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन या राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन भी है। ऐसे राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन है। ये सब कुछ स्कीम्स हैं, रूटीन स्कीम्स है, जिसके माध्यम से हम लक्षित रूप से लोगों को रोजगार इत्यादि उपलब्ध करा रहे हैं। स्वभावतः रोजगार को उपलब्ध कराकर और आर्थिक प्रगति को आगे बढ़ाकर हम ज़्यादा बेहतर तरीके से गरीबी का निपटारा कर सकते हैं। यहाँ पर ये क्यों मैं बात कर रहा हूँ, इसके बात करने का एक तर्क है। अगर मैंने अभी आपसे ये कहा कि भारत दो प्रकार का दृष्टिकोण अपनाता है गरीबी को हटाने के लिए, एक लक्षित है और दूसरा आर्थिक प्रगति और बेरोजगारी को कम करके जॉब और कौशल प्रशिक्षण के माध्यम से करके। ऐसा क्यों है? क्योंकि दो सिद्धांत हैं। एक बड़ा सिद्धांत पूरी दुनिया में चलता रहा, जो ये मानता है कि अगर आर्थिक प्रगति होगी तो अपने आप वो ट्रिकल डाउन करता है। ट्रिकल डाउन का मतलब वो नीचे के तबकों को लाभ पहुंचाएगा। एक तो ये है। जबकि एक दूसरा तबका ये मानता रहा है कि जो है, अगर आप सिर्फ ट्रिकल डाउन के भरोसे रहेंगे तो गरीबी कम नहीं होगी, आपको उनके लिए अतिरिक्त प्रयास करने होंगे। भारत इन दोनों दृष्टिकोणों का समावेश करता है कि हम ओवरऑल आर्थिक प्रगति भी सुनिश्चित करेंगे, और संरचना का विकास करेंगे, जॉब्स क्रिएट करेंगे, सामाजिक सुरक्षा बढ़ाएंगे, और लक्षित कार्यक्रमों के अंतर्गत उनके लिए स्वास्थ्य, आप जानते हो प्रधानमंत्री जन आरोग्य के अंतर्गत स्वास्थ्य बीमा है। इसके अलावा शिक्षा में तमाम सुविधाएं हैं। जो गरीबी रेखा से नीचे महिलाएं होती हैं उनके लिए पोषण अभियान के अंतर्गत निःशुल्क सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं आशा बहन के माध्यम से, जननी सुरक्षा योजना के अंतर्गत। इसके अलावा प्रधानमंत्री मातृत्व योजना के अंतर्गत मातृत्व सहयोग दिया जाता है। तो ये सब लक्षित कार्यक्रम है ताकि जो गरीब तबका है उनको हम उनकी मूलभूत आवश्यकताएं, शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण और जो है स्वच्छता इत्यादि सुनिश्चित कर सकें। तो ये सारी चीज़ें जो है कहीं ना कहीं गरीबी के निवारण के काम आती हैं। पर यहीं पर एक बात और भी है जो भारतीय सरकार का नया दृष्टिकोण है। इसी बीच एक और चीज़ थी जो काफ़ी चर्चित हो रही थी जब ये सब प्रयास किए जा रहे थे। वो बात है कि ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव, ओपीएचआई एक संस्था है, उसने यूएनडीपी के साथ मिलकर एक नई परिभाषा दी जिसको कहा गया बहुआयामी गरीबी सूचकांक, जो ये कहता है कि गरीबी सिर्फ एक आयाम में नहीं होती, बहुआयामी होती है। ये सूचकांक 2010 में चर्चित कराया गया, किसके द्वारा? यूएनडीपी और ओपीएचआई द्वारा। ये सूचकांक 10 घटकों पर आधारित है, जिसमें 2 घटक शिक्षा के हैं, 2 स्वास्थ्य के हैं और 6 जीवन स्तर से जुड़े हुए हैं।
शिक्षा में 2 घटक कौन-सा है? पहला कि स्कूल जाने के वर्ष कितने हैं, स्कूल में अटेंडेंस कितनी है। स्वास्थ्य में 2 घटक है, पोषण कितना है और शिशु मृत्यु दर, शिशु बाल मृत्यु दर मतलब 5 वर्ष तक, शिशु बाल मृत्यु दर कितनी है। तो पोषकता की क्या स्थिति है, शिशु मृत्यु और बाल मृत्यु दर कितनी है, ये स्वास्थ्य के 2 घटक हो गए, शिक्षा के 2 घटक हो गए और जीवन स्तर में 6 बातें हैं कि विद्युत आपूर्ति है कि नहीं, स्वच्छ पेयजल है कि नहीं, स्वच्छता है कि नहीं, आवास है कि नहीं। इसके अलावा जो है उनके पास अन्य कोई घटक जो है, जो जैसे साइकिल है, रेडियो है, इस तरह की चीज़ें हैं कि नहीं। तो कुल मिलाकर 10 घटकों पर ये बहुआयामी गरीबी सूचकांक आधारित है। 6 कौन से हैं? जीवन स्तर से जुड़े हुए, वही सब जो हमारे इर्द-गिर्द हैं। विद्युत आपूर्ति हो गया, उसमें उसमें स्वच्छता हो गया, उसमें स्वच्छ पेयजल हो गया, उसमें कुकिंग गैस हो गया, उसमें आवास हो गया और उसमें अन्य एसेट हो गए। हर तीनों का 1/6, 1/3, 1/3 भारांश है। 1/3 शिक्षा का, 1/3 स्वास्थ्य का, 1/3 जीवन स्तर का। स्वास्थ्य में 2 घटक हैं तो दोनों का 1/6, 1/6। शिक्षा में 2 घटक हैं तो दोनों का 1/6, 1/6 और जो है चूँकि जीवन स्तर में 6 घटक हैं तो हर एक का 1/18। इस प्रकार हमारे पास एक बहुआयामी गरीबी सूचकांक का आंकड़ा निकल के आया। ये आंकड़ा लगातार बता रहा है कि भारत ने बहुआयामी सूचकांक में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। भारत उन देशों में से है जिसने 2015-16 में 2005-6 के सापेक्ष बहुआयामी गरीबों को लगभग आधा कर लिया था, 53 से लगभग 27% के आसपास। अगर हम हालिया रिपोर्ट की बात करें तो हालिया रिपोर्ट भी बता रही है कि भारत में करीब 13.5 करोड़ लोग बहुआयामी गरीबी रेखा के बाहर आए हैं। तो ये अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि के रूप में दिखाई पड़ता है। यहाँ पे मैं आपको एक अतिरिक्त सूचना के रूप में, आप सभी परिचित भी हैं, क्लासेस में मैंने बात भी की आपसे, लेकिन जो लोग पहली बार सुन रहे हैं उनके लिए, आप जानते हो कि बहुआयामी गरीबी सूचकांक की तर्ज पर नीति आयोग भी एक बहुआयामी गरीबी सूचकांक निकालता है जिसको बोलते हो राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक। ये जो राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक है, ये आधारित है स्वास्थ्य में एक घटक और जोड़ दीजिए, वो है प्रसव पूर्व देखभाल या एंटेनेटल केयर। प्रसव पूर्व देखभाल या एंटेनेटल केयर और जीवन स्तर में एक घटक और जोड़ दीजिए, वो है बैंक अकाउंट। तो वहाँ 1/21 हो जाएगा सबका भारांश। और यहाँ पर स्वास्थ्य में जो आपने एंटेनेटल केयर जोड़ा है वो कहाँ जोड़ा है? बाल मृत्यु दर के साथ। तो पोषण का 1/6, बाल मृत्यु दर का 1/12 और प्रसव पूर्व देखभाल का 1/12, ये भारांश हो जाता है। और इस आधार पर हम देखें तो जैसे मैंने अभी आपको कहा 13.5 करोड़ से अधिक, सबसे अच्छा प्रदर्शन यूपी ने किया है। यूपी अकेले लगभग 3.43 लाख करोड़ जो है बहुआयामी गरीब वहाँ से बाहर निकले हैं। स्वच्छता है, इसके अलावा जो है स्वच्छ पेयजल है, कुकिंग गैस है, ये कुछ घटक हैं जिसमें हमने बहुत बेहतर प्रदर्शन किया है। ऐसी रिपोर्ट नीति आयोग ने अभी जुलाई 2023 में दी थी। तो ये मोटा-मोटा बात रही और चूंकि बजट में भी मैम ने इसकी बात की, इंतरिम बजट में इस बात को अलग से चिन्हित किया गया। ऐसे में आप बहुआयामी गरीबी सूचकांक से जुड़ा कुछ सवाल उम्मीद कर सकते हो। राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक के घटक पूछ सकते हैं, उसका भारांश भी पूछ सकते हैं और थोड़ा जाते हुए आंकड़ों में भी देख सकते हैं कि 13.5 करोड़ लोग आए हैं क्योंकि इस बात को न्यूज़ हेडलाइंस भी बनाया गया था। लगभग हर न्यूज़पेपर में हेडलाइन बड़ा था कि 13.5 करोड़ लोग बहुआयामी गरीबी रेखा के बाहर आए हैं। मैंने जो है आपको पीडी 365 में इसकी बाकी डिटेल्स भी बताई हुई हैं। तो ये जो है मोटा-मोटा बात रही कि कैसे हम बहुआयामी गरीबी सूचकांक को भी एक विकल्प के रूप में, तो अब गरीबी को देखने का 3 दृष्टिकोण, एक वर्ल्ड बैंक का दृष्टिकोण, एक अमर्त्य सेन का दृष्टिकोण और एक जो है जिसको आप बोलते हो बहुआयामी गरीबी दृष्टिकोण। गरीबी के निवारण के लिए मैंने आपको बताया इंडिया दोनों अप्रोच अपनाता है कि आर्थिक प्रगति और रोजगार उपलब्ध कराया जाए और दूसरी तरफ इसकी बात भी करता है कि हम ये सुनिश्चित करें कि लक्षित कार्यक्रमों के अंतर्गत स्वच्छता, स्वच्छ पेयजल, कुकिंग गैस, आवास, इसलिए प्रधानमंत्री आवास योजना में सब्सिडी दी जाती है, आवास, स्वास्थ्य, शिक्षा, ये सब चीज़ें भी उपलब्ध कराई जाएं। साथ ही मनरेगा है, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन, अंत्योदय, इन सब के माध्यम से, या राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, इन सब के माध्यम से लक्षित वर्ग को भी लाभ पहुंचाए जा रहे हैं। तो ये मोटा-मोटा बात रही। अब चूंकि प्रीलिम्स में हम यहाँ बात कर रहे हैं, इसलिए चूंकि अगर क्वेश्चन पूछेंगे तो वर्ड्स जोड़ेंगे या असर्शन रीजनिंग, गरीबी पे असर्शन रीजनिंग का बड़ा अच्छा क्वेश्चन बन सकता है कि ये कारण है उसका और ये उसका परिणाम है, इस तरह से। तो जो भी होगा इसी दायरे के इर्द-गिर्द होगा। इन स्कीम्स की डिटेल में हम यहाँ नहीं जा रहे।
क्योंकि वो प्रीलिम्स में नहीं आता, वो मेंस में आपको जब लिखना होता है तब वहां पर उसका संदर्भ बनता है। तो ये कुछ बातें रही कि हाँ क्या है जब हम बात करते हैं गरीबी और उससे जुड़े हुए आयामों की। है बात स्पष्ट हुई? यहीं पर हम फिर अगला सवाल स्वतः बन जाता है कि फिर बेरोजगारी क्या और उसके लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं, और बेरोजगारी कहते किसे हैं, उसके क्या प्रकार होते हैं, इत्यादि इत्यादि। तो आई होप ये गरीबी असमानता की बातें स्पष्ट हो गई। अगर हम बात करें बेरोजगारी की, तो पहले तो बेरोजगारी को समझने के लिए समझना जरूरी कि आंकड़े कहां से आते हैं। वैश्विक स्तर पर एक आंकड़ा आता है आईएलओ का, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का। हालांकि मैं उस आंकड़े पर इसलिए चर्चा नहीं कर रहा हूं क्योंकि भारत सरकार ने जब अभी आंकड़ा आया था तो उन्होंने मना कर दिया था कि हम इस आंकड़े को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हर देश के बारे में बेरोजगारी का आंकड़ा आईएलओ देता है। इंडिया में ये आंकड़ा पहले 2017 से पहले प्रत्येक 5 वर्ष पे आया करता था एनएसओ द्वारा, जिसको तब आप सीएसओ बोलते थे। आप जानते हो कि सीएसओ और एनएसएसओ को मर्ज करके हमने एनएसओ बना दिया। तो सीएसओ ये आंकड़ा जारी करता था पहले मॉस्पाई के अंतर्गत, लेकिन 2017 से अब ये आंकड़े प्रत्येक वर्ष जारी किए जाते हैं एनएसओ द्वारा। प्रत्येक वर्ष, जिसको आप बोलते हो लेबर फोर्स पीरियडिकल सर्वे, या जो है लेबर फोर्स पीरियडिकल सर्वे का जो आंकड़ा है अब मॉस्पाई या एनएसओ प्रत्येक वर्ष जारी करता है। साथ ही यहां पर यह भी समझने की बात है कि ये जो लेबर फोर्स पीरियडिकल सर्वे का आंकड़ा है, ये आंकड़ा एनएसओ देता है। जब पहले ये 5 वर्ष पे आता था, उन दिनों एक और आंकड़ा बहुत महत्वपूर्ण होता था, जिसको आप नाम देते थे CMIE या सेंटर फॉर मॉनिटरिंग ऑफ इंडियन इकोनॉमी। CMIE का डेटा, उसको ज्यादा महत्व दिया जाता था। ये जो आंकड़ा है लेबर फोर्स पीरियडिकल सर्वे का, ये आंकड़ा कुछ परिभाषाएं देता है जो आपको यहां समझने की जरूरत है। पहली परिभाषा होती है जिसको हम बोलते हैं लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट या LFPR। ये क्या होता है, एक एग्जाम्पल समझते हैं क्योंकि आपको तो पीटी के लिहाज से समय ध्यान रखना है भी। मान लीजिए किसी देश की जनसंख्या है 100 और उसमें 15 से 60 वर्ष के, यहां ध्यान रखिएगा, अब हम 15 से 60 वर्ष बोलते हैं, पहले 64 होता था, आईएलओ अभी भी 64 पे गणना करता है। तो मान लीजिए 15 से 60 वर्ष के 40 लोग हैं, इनको आप बोलते हो कि ये क्या है, ये लेबर फोर्स है। लेबर फोर्स का मतलब वो लोग जो कार्य करने के योग्य हैं, सक्षम हैं और कार्य करने को इच्छुक हैं। सक्षम है, इच्छुक है, उनको आप लेबर फोर्स बोलते हो। तो एज उसमें बहुत बड़ा फैक्टर होता है सक्षम के लिहाज से। सो अगर 100 में से 40 लोग ऐसे हैं तो इसको आप क्या बोलोगे कि ये क्या आपका लेबर फोर्स है। सो लेबर फोर्स, इतने ऐसे कितने लोग हैं जनसंख्या में जो कार्य करने में सक्षम है और इच्छुक हैं, उसको आप बोलोगे कि ये लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, LFPR। LFPR किसको कहेंगे फिर, आपकी कुल जनसंख्या में कितने लोग कार्य करने में सक्षम हैं। तो 40 अगर है तो आप इसको कहोगे कि 40% LFPR है। तो कितने लोग ऐसे हैं उस आयु वर्ग में 15 से 60 में जो कार्य करने में सक्षम है, इच्छुक हैं, 15 से 60 आयु वर्ग वाले, उनको आप क्या कहोगे, ये लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट या LFPR है। तो परिभाषा क्या कहती है, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट इज इक्वल टू लेबर फोर्स डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन मल्टीप्लाइड बाय 100। सो अभी यहां इस एग्जांपल में 40 डिवाइडेड बाय 100 गुणे 100 मतलब 40% आपका लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट निकल के आया। ठीक, कहां पे, नहीं वो फिर वो ये लोग का डेटा हो गया। यहां पर हम हमेशा, नहीं, हमेशा हम कहाँ देखेंगे इसको, इसको हमेशा देखा जाएगा लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट को की गणना हमेशा की जाती है किस आधार पर कि कितनी जनसंख्या है, जनसंख्या के सापेक्ष क्या स्थिति है, उसको आप बोलेंगे। अगर ऐसा कुछ है तो आप उसमें संशोधन कर लीजिए। बल्कि मैं यहाँ पर एक रोजगार प्लस बेरोजगार बाई 15 से 59 एक मिनट, इंटू 100।
ये विवाद या ये कई बार हो जाता है इसलिए भी क्योंकि दिक्कत इसलिए आ जाती है क्योंकि आईएलओ की परिभाषा कुछ और है। यहाँ पर देखिए ये सरकार का आंकड़ा है, सरकार की तरफ से है। कौन जारी करता है पीरियडिकल लेबर फोर्स सर्वे? ये जारी करता है मॉस्पाई। मॉस्पाई आप देख रहे हो, मॉस्पाई द्वारा मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन द्वारा ये जारी किया गया है। और यहाँ पे देखिए परिभाषा ये बनाते हैं खुद ही कि किसका कहा जाता है लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट क्या होता है। LFPR is defined as the percentage of person in labor force that is working or seeking or available for work in the population। बहुत स्पष्ट रूप से लिखा हुआ जनसंख्या में ऐसे कितने लोग जो लेबर फोर्स का हिस्सा बनते हैं। तो इस एग्जाम्पल में 40 डिवाइडेड बाई 100 गुणे 100। बात क्लियर हुई? एक लाइन में परिभाषा लिखी हुई कि लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट किसे कहेंगे, कितने लोग ऐसे हैं जो लेबर फोर्स में सक्षम है, कार्य करना चाहते हैं, डिवाइडेड बाई भारत की जनसंख्या मल्टीप्लाइड बाई 100। इसको आप अब जब ये सामने है डेटा तो ये भी देख लेते हैं कि लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट ये हो गया। अब इसमें से 40 में से कितने लोग काम कर रहे हैं, कितने लोग काम कर रहे हैं और कितने लोग काम नहीं कर रहे हैं, जरा ध्यान समझिएगा। 40 में से मान लेते हैं इस 40 में से 30 लोग काम करते हैं और 10 लोग काम नहीं कर रहे। भारत में हम रोजगार दर नहीं निकालते, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं वर्किंग पॉपुलेशन रेशियो। वर्किंग पॉपुलेशन रेशियो, वर्क पॉपुलेशन रेशियो क्या कहता है? 30/100 मतलब कुल जनसंख्या में कितने लोग कार्यरत हैं, इसको बोलेंगे वर्क पॉपुलेशन रेशियो कि कितनी जनसंख्या कार्यरत है 100 में। तो 30% आया हमारा क्या वर्क पॉपुलेशन रेशियो। बेरोजगारी दर क्या होती है? अब जरा ध्यान सुनिएगा, यहाँ पे यहाँ जो बात है वो बेरोजगारी दर किसे कहेंगे? बेरोजगारी दर कहेंगे कितने लोग काम नहीं कर रहे, किसमें? लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट में। तो इसको बोलेंगे 10/40 गुणे 100। बात समझ में आई? तो आपका बेरोजगारी दर कितना निकल के आया? 10/40 गुणे 100। 30/100 गुणे 100 ये आपका वर्क पॉपुलेशन रेशियो है। तो वर्क पॉपुलेशन रेशियो किसे कहेंगे? आपकी कुल जनसंख्या में कितने लोग काम कर रहे हैं। बेरोजगारी दर किसे कहते हैं? बेरोजगारी दर कहा जाता है कि आपकी कुल लेबर फोर्स में कितने लोग काम नहीं कर रहे। तो 10/40 गुणे 100। पर समझ में आया? कंफ्यूज मत होइएगा, अगर वहां पे ऐसा कुछ है तो उसको सही कर लीजिए, क्योंकि या तो फिर आप मॉस्पाई को लिख दीजिए कि भाई वो सही कर लें, तो मुझसे एक को तो सही करना पड़ेगा, है ना। हाँ, वो आईएलओ की परिभाषा है, आईएलओ की परिभाषा के अंतर्गत वो किया जाता है, लेकिन आपको ये परिभाषा माननी है। इसे मैंने आपको बताया कि ये द्वंद्व आएगा, बार बार आएगा कि आईएलओ की परिभाषा अलग हो सकती है। वहां पर तो 64 भी बोलते हैं वो, तो वहां पे 64 भी कहा जाता है, 1564, और वहां पर हम दूसरे तरीके से गणना करते हैं। इसलिए हमेशा आईएलओ का आंकड़ा और इंडिया का अपना स्थानीय आंकड़ा, उसमें अंतर दिखेगा। तो यहां पे देखिए क्या हुआ, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट क्या है? आपकी जनसंख्या में कितने लोग या तो काम कर रहे हैं या काम देख रहे हैं, उनको लेबर फोर्स बोलेंगे, जो सक्षम है और इच्छुक है। और कुल जनसंख्या कितनी है उससे डिवाइड करेंगे और 100 से गुणा करेंगे, ये आपका हो जाएगा लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट। एक बात। दूसरी बात, ये वर्कर पॉपुलेशन रेशियो क्या है कि कुल जनसंख्या में इज डिफाइंड एज द परसेंटेज ऑफ एम्प्लॉयड पर्सन इन द पॉपुलेशन। इसको कई लोग गलत कराए सवाल को, जब आया तो वर्कर पॉपुलेशन रेशियो क्या होगा? कुल जनसंख्या में कितने लोग कार्यरत हैं, ना कि लेबर फोर्स में कितने लोग कार्यरत। अगर लेबर फोर्स में कितने लोग कार्यरत हैं इसको जोड़ेंगे तो उसको रोजगार दर कहा जाता है। वर्कर पॉपुलेशन रेशियो मतलब कुल जनसंख्या में कितने लोग कार्यरत हैं, इसको WPR कहा जाता है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या होता है? अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज डिफाइंड एज परसेंटेज ऑफ पर्सन्स अनएम्प्लॉयड अमंग द पर्सन इन द लेबर फोर्स। लेबर फोर्स में कितने लोग, तो 10/40 गुणे 100 ये आपका निकल के आएगा अनएम्प्लॉयमेंट रेट। बात स्पष्ट हुई?
तो हमारे पास ये आंकड़े आए। अब कोई रोजगार कर रहा है कि नहीं कर रहा, इसको हम देखने के लिए 3 तरह के आंकड़े इस्तेमाल करते हैं। एक बोलते हैं यूजुअल स्टेटस, ये सब दिखा हुआ जो पीछे आपने रिपोर्ट दिखाई आपको। यूजुअल स्टेटस ये बताता है कि 365 दिन में आप कितने दिन काम कर रहे हो। अगर आप 365 दिन में 2/3 दिनों तक, मतलब मोटा-मोटा 200 प्लस दिन तक आप काम कर रहे हो, तो आपको कहा जाएगा आप फुल्ली इंगेज्ड हो, फुल्ली इन्वॉल्व्ड हो। प्रतिदिन 8 घंटे के औसत से। हालाँकि कार्य की प्रवृत्ति पर बदल सकता है, जैसे हम लोग शिक्षकों के लिए 8 घंटे के बजाय वो 2 घंटे के बराबर माना जाता है। हमारा 2 घंटा, अब कायदे से आज मैंने देखा जाए तो 27 घंटे 28 घंटे का काम किया, सुबह से अगर कैलकुलेट करें, क्योंकि हमारे 2 घंटे को 8 घंटे के बराबर माना जाता है। क्योंकि चाहे बहुत इंटेंस वर्क है, मैं फ़ोन भी नहीं उठा सकता इतने में, पानी नहीं पी सकता, मैं पानी पीऊँगा तो मेरा मुँह देखते हो। अगर अभी बाकी जगहों पे ऐसा नहीं होता, बाकी कार्य में आप आराम से फ़ोन भी कर सकते हो, एक आध बात भी कर सकते हो, गॉसिप भी कर सकते हो। मेरा आप सोचिए बिल्कुल फ़ोकस्ड अटेंशन है, कहीं ज़रा भी डाइवर्जन नहीं है। 1% का भी डाइवर्जन पॉसिबल नहीं, मैं अभी पानी भी पीऊँगा तो भी आप मुझे देख रहे होगे। इसलिए शिक्षक के कार्य, कुछ वर्क ऐसे बहुत इंटेंस कहा जाता है उनको, इसलिए उस वर्क को मैग्नीफाई करते हैं। आई होप नियोक्ता भी इस बात को ऐसे ही समझें। सो नो, सो मोटा-मोटा अगर हम बात करें, तो ये जो बात रही कि कैसे ये वर्क एक्टिविटी स्टेटस निकालते हैं, तो उसको बोलते हैं यूजुअल एक्टिविटी स्टेटस। एक और तरीका जिसको हम बोलते हैं करंट वीकली स्टेटस, सीडब्ल्यूएस। सीडब्ल्यूएस में हम ये देखते हैं कि पिछले हफ्ते, अभी जो हफ्ता गया है संडे तक, पिछले हफ्ते में आपने कितने दिन काम किया, कितने दिन काम किया, इसको बोलेंगे करंट वीकली स्टेटस या सीडब्ल्यूएस। अभी जो सीडब्ल्यूएस है, सीडब्ल्यूएस का जो आंकड़ा है, ये आप फिर वही बात 8 घंटे के आधार पर निकालते हो। फिर हम एक निकालते हैं करंट डेली स्टेटस, कि आज आपने कितना काम किया, आज आपको काम मिला था कि नहीं। तो करंट डेली स्टेटस में हम क्या करते हैं, करंट डेली स्टेटस के अंतर्गत जो है हम ये देखते हैं कि आज की स्थिति क्या है। और उस करंट डेली स्टेटस में अगर आपने आज 8 दिन घंटे का काम किया तो उसको बोलेंगे फुल एम्प्लॉयमेंट था पूरे दिन का, और अगर 4 घंटे से कम था तो उसको बोलेंगे हाफ एम्प्लॉयमेंट था। तो इस तरह से हम रोजगार कितना है उसको भी देखते हैं। जो मेन काम है उसको मेन वर्क कहा जाता है, और कई बार सब्सिडरी वर्क भी करते हैं आप, कुछ अतिरिक्त कार्य भी करते हैं, उसको सहाय, अगर आप कोई भी ऐसा काम है जो 30 दिन के लिए कम से कम कर रहे हो और आपकी मुख्य गतिविधि ना हो, उसको भी हम अलग से रिकॉर्ड करते हैं, सब्सिडरी वर्क। पर ये मून लाइटिंग नहीं है। मून लाइटिंग में आप अपना ही काम कहीं और भी कर रहे होते हो। सब्सिडरी, जैसे बहुत सारे लोग हैं, जैसे सबसे जो मुझे लगता है सबसे ऑड एग्जाम्पल हो सकता है, और इसलिए मेरा पसंदीदा एग्जाम्पल भी बन गया है। मेरी एक मित्र हैं दिल्ली विश्वविद्यालय से, फिलॉसफी पढ़ाते हैं और पार्ट टाइम डीजे भी हैं, और काफ़ी पॉपुलर है इस समय वो डीजे में, इस हद तक कि वो नौकरी छोड़ने की सोच रहे हैं कि यही वाला काम किया जाए, ज़्यादा ठीक है, इसमें ज़्यादा स्वतंत्रता है, और अच्छा डीजे है, आई नो हिम। मैं उसके क्या प्रोग्राम में गया हूँ, मुझे भी लगा कि हाँ, उसको मिक्सिंग बड़ी अच्छे से आती है। अब उसका यूजुअल स्टेटस क्या है, प्रोफेसर है। सब्सिडरी स्टेटस क्या है, वो पार्ट टाइम डीजे, और ये धीरे धीरे पॉपुलर हो रहा है ना, हो सकता है स्टेटस बदल जाए आने वाले टाइम में। सो मोटा मोटा इसको भी हम रिकॉर्ड करते हैं एनएसओ में, कि किसका क्या जो है रिकॉर्ड है, किस तरह का कार्य कर रहे हैं आप। तो ये सारे आंकड़े इकट्ठे किए जाते हैं, और ये आंकड़े ग्रामीण, शहरी, महिला, पुरुष, तो 4 आंकड़े हो गए, ग्रामीण महिला, ग्रामीण पुरुष, शहरी महिला, शहरी पुरुष। इस तरह से हम आंकड़े को निकाल रहे होते हैं। और ये आंकड़े, जैसे भी आपको जो मैंने रिपोर्ट दिखाई थी, इस रिपोर्ट में ये सारी चीज़ें होंगी, एक्टिविटी स्टेटस, यूजुअल स्टेटस क्या है, एक्टिविटी करंट वीकली क्या है, डेली क्या है, इसके अलावा कहीं लिखा होगा वो भी कि हम कैसे निकालते हैं कि आपका जो मेन वर्क क्या है, एडिशनल वर्क क्या है, ये सारी चीज़ें। अच्छा, ये हर बार रिपोर्ट में आती है। ये रिपोर्ट जब भी आएगा, तो जैसे मान लीजिए 2022-23 का रिपोर्ट है, तो शहरी मेल और फीमेल, ग्रामीण मेल और फीमेल क्या आंकड़े हैं। अच्छी बात है कि लगभग सभी मानकों पे हमने बेहतर प्रदर्शन किया है। अगर आप देखो 2022-23 का आंकड़ा बता रहा है कि लगभग सही मामलों में आप सभी क्षेत्रों में आपने बेहतर, अब देखिए प्रिंसिपल एक्टिविटी स्टेटस, सब्सिडरी इकोनॉमिक एक्टिविटी जो कम से कम 30 दिन के लिए की गई हो, ये सारे आंकड़े आपको उपलब्ध होते हैं कहाँ से। और एलएफपीआर के लिए उन्होंने बताया कि हम 15 साल को आधार बनाते हैं, सो 15 से 60 आधार बनता है। तो ये जो है मोटा मोटा बात रही कि ओवरऑल सभी चीज़ों में रुझान सकारात्मक दिख रहा है। अच्छी खबर ये है कि ग्रामीण रोजगार में तेजी से वृद्धि हुई है, और ग्रामीण महिला रोजगार में तेजी से वृद्धि हुई है।
तो ये साफ-साफ बता रहा है कि आपका जो खाद्य प्रसंस्करण के प्रयास हैं, स्वयं सहायता समूह के जो प्रयास हैं, वो बढ़ते दिखाई पड़ रहे हैं। तो मोटा-मोटा ये है जिससे हम बेरोज़गारी के बारे में मापन करते हैं कि बेरोज़गारी का आँकड़ा कहाँ से आता है। बात क्लियर हुई? तो अच्छा ये ऐसा टॉपिक है मैंने इसलिए आपको ये रिसोर्स दिखाया, अभी तक मैंने आपको रिसोर्स नहीं दिखाए थे क्योंकि ये ऐसे टॉपिक हैं जहाँ पे बहुत सारी कहानियाँ बनती हैं अनावश्यक। जबकि इकोनॉमिक्स में बड़ी चीज़ सीधी-सीधी बात है, टेलीग्राफिक तरीके से कि ये लाइन है, ये इसका इंटरप्रिटेशन है। तो अगर हम देखें तो बेरोज़गारी के संदर्भ में फिर बेरोज़गारी कहते किसे हैं? ये तो आंकड़ों की बात होगी, ये आंकड़ा आएगा कहाँ से? तो आंकड़ा कहाँ से आता है? एनएसओ से आंकड़ा आता है, प्रत्येक वर्ष आता है। अब ये आंकड़ा हर महीने, हर साल आता है, ध्यान रखिएगा और पूरे भारत का आंकड़ा होता है। सिर्फ अंडमान निकोबार के गाँव को नहीं जोड़ा जाता। तो यूँ कह सकते हैं पूरे भारत का आंकड़ा हो। सीएमआई का डेटा जो आता था पहले, वो पूरे भारत का आंकड़ा नहीं होता था, वो आंशिक होता था, सैंपल बेस्ड। ये पूरे भारत का सैंपल बेस्ड आंकड़ा है। तो ये जो क्रिटिकल लेबर फोर्स सर्वे रिपोर्ट एक बहुत महत्वपूर्ण रिपोर्ट में देखी जाती है। 2022-23 में हमें दिख रहा है कि लेबर फोर्स भी बढ़ रहा है, मतलब 15 से अधिक आयु वाले लोग बढ़ रहे हैं, जो कार्य करने में सक्षम है। ये इंडिया के लिए डेमोग्राफिक डिविडेंड जिसको आप बोलते हो ना, जनसांख्यिकी लाभांश की स्थिति देता है, पर उसके लिए हमें कौशल प्रशिक्षण इत्यादि को भी सुनिश्चित करना होगा। आईएलओ की परिभाषा जैसे भी हम बात कर रहे थे, थोड़ा अलग हो जाती हैं। आईएलओ 3 जगहों पर अलग परिभाषा इस्तेमाल करता है, पर उस तरफ मैं नहीं जाऊँगा यहाँ पर, वो हमारा विमर्श आज का नहीं है। क्योंकि आईएलओ की परिभाषा यहाँ पूछने का कोई बहुत तुक बनता नहीं है। अगर पूछेंगे भी तो फिर वो अलग से स्पष्टीकरण देंगे कि हाँ, ये इस संदर्भ में पूछा जा रहा है। तो मोटा-मोटा जो है बात रही कि हाँ, कैसे हम इन आंकड़ों की गणना करते हैं। फिर बेरोज़गारी कहा किसे जाएगा? बेरोज़गारी की सबसे अच्छी परिभाषा देता है आईएमएफ। आईएमएफ कहता है कि बेरोज़गारी के कारण 2 हो सकते हैं और इसलिए बेरोज़गारी के प्रकार भी मुख्य रूप से 2 तरीके से देखे जाएँ। एक आप जानते हो अर्थव्यवस्था में 2 ही चीज़ें हैं, माँग है और आपूर्ति है। तो माँग जनित कारणों से बेरोज़गारी हो सकती है और आपूर्ति जनित कारणों से बेरोज़गारी हो सकती है। अगर बेरोज़गारी माँग जनित कारणों से हो, डिमांड साइड की वजह से हो, तो क्या-क्या हो सकता है? अगर अर्थव्यवस्था में माँग कम हो जाए किसी भी कारण से, आप जानते हो अर्थव्यवस्थाओं का एक चक्र होता है, अर्थव्यवस्थाएँ तेज़ चलती हैं, बूम तक पहुँचती हैं, स्लो डाउन होती हैं, रिसेशन आता है, रिकवरी होती है, फिर बूम आता है। याद आया आपको? एक जो है अर्थव्यवस्था इस तरह से चल रही होती है। तो चूँकि अर्थव्यवस्थाएँ एक चक्र के रूप में चलती हैं, अर्थव्यवस्था का एक चक्र होता है, तो जब अर्थव्यवस्था का चक्र ऊपर है, तो रोज़गार ज़्यादा होगा, बेरोज़गारी ज़्यादा होगी? रोज़गार ज़्यादा होगा। जब अर्थव्यवस्था का चक्र नीचे की तरफ है, तो बेरोज़गारी बढ़ जाती है। ऐसी बेरोज़गारी को हम बोलते हैं चक्रीय बेरोज़गारी। ये डिमांड साइड पे है। ये डिमांड साइड की बेरोज़गारी हुई ना, चक्रीय बेरोज़गारी। चक्रीय बेरोज़गारी डिमांड साइड पे रखी जाएगी। फिर एक होता है जिसको हम बोलते हैं सीज़नल। अब अर्थव्यवस्था में माँग अलग-अलग होती है। जैसे कि मान लीजिए अगर मैं बात करूँ, तो कुछ काम ऐसे होते हैं जैसे अभी शादी-ब्याह का जब सीज़न होता है, तो कुछ लोगों की बड़ी डिमांड होती है। मैं जो खाना बनाने वाले हैं और जो बैंड मास्टर जो होते हैं, उन सबकी बहुत डिमांड होती है। उस समय तो 1-1 घंटे का रेट चल रहा होता है, बयाना चलता है, बयाना बोलते हैं एडवांस, है ना? और उसके बाद फिर अब समय अब लगन नहीं है तो बेचारे खाली बैठे हुए हैं। इस समय तो कोई कहे कि भाई साहब आप पूरी रात के लिए भी जो है आप जो है गाना सुनाना तो चले आएँगे, कोई काम नहीं। जैसे अब हम लोग हैं, अभी जून-वून में थोड़ा हमारा सीज़नल बेरोज़गारी आ जाता है। यू नो इसको सीज़नल बेरोज़गारी कहते हैं कि एक समय तक बहुत काम है, फिर उसके बाद काम नहीं क्योंकि अर्थव्यवस्था की प्रवृत्ति वैसी है। ऐसी बेरोज़गारी भी माँग साइड में हुई। एक हो गया चक्रीय, एक हो गया सीज़नल। सीज़नल बेरोज़गारी जहाँ पर एक सीज़न में तो काम बहुत है। हमारा पीक टाइम होता है मार्च-अप्रैल। वो हमारा पीक टाइम होता है वर्क का। उस समय बहुत ज़्यादा एंगेजमेंट होती है। आपको ट्रेड ऑफ करना पड़ता है, कौन-सा छोड़ें, कौन-सा पकड़ें। और फिर एक सीज़नल बेरोज़गारी का दौर भी आता है, ये स्वाभाविक है। तो मैं लाइटर नोट पे कह रहा हूँ, इसको बहुत सीरियसली मत लीजिएगा। तो ख़ैर जो है इसको हम कहेंगे कि ये क्या है, इसको कुछ लोग हिंदी में मौसमी बेरोज़गारी कहते हैं। मौसमी बेरोज़गारी जैसे जो है ये माँग साइड पे हुई। तो माँग साइड पे 2 बड़े प्रकार हुए। पहला साइक्लिक या चक्रीय बेरोज़गारी और दूसरा सीज़नल जो है या मौसमी बेरोज़गारी। अगर हम आपूर्ति साइड पे बात करें, तो आपूर्ति साइड पे एक जो सबसे बड़ी बेरोज़गारी होती है जिसको आप बोलते हो डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट या प्रछन्न बेरोज़गारी। काम एक आदमी का है लेकिन 10 आदमी उसमें लगे हुए हैं। कृषि इसका सबसे अच्छा एग्ज़ाम्पल है। कृषि में प्रछन्न बेरोज़गारी उस स्थिति को कहते हैं जहाँ पर अगर हम श्रम बल को कम भी कर दें, तो भी उत्पादकता में कोई प्रभाव नहीं आता। आप इसको बोलते हो प्रछन्न बेरोज़गारी है।
डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट या डिसगाइज्ड एम्प्लॉयमेंट, दोनों शब्द इस्तेमाल होता है। कृषि में अक्सर हम देखते हैं भारत में प्रचंड बेरोजगारी है। ये आपूर्ति साइड की समस्या है। और जो सबसे बड़ी समस्या भारत में आपूर्ति साइड, भारत में बेरोजगारी की समस्या ये है, जो अगला मैं बोल रहा हूं, जिसको आईएमएफ ने भी डिस्टिंग्विश किया कि भारत में सबसे बड़ी चुनौती ये है, जिसको हम बोलते हैं संरचनात्मक बेरोजगारी। संरचनात्मक बेरोजगारी उस स्थिति को कहते हैं जहां पर जो बाजार की रिक्वायरमेंट है वैसा कौशल आपके पास नहीं है। अब आप बहुत सारा बीए, एमए, बीएससी, एमएससी, बीटेक, एमटेक किए हुए हो, लेकिन आपको कंप्यूटर चलाना नहीं आता, तो आप मार्केट के लिए काबिल नहीं हो। आपके पास जो कौशल है, जो मार्केट की रिक्वायरमेंट, उसमें मिसमैच है। अगर आपके कौशल और मार्केट की रिक्वायरमेंट मिसमैच हो, तो इसको हम बोलते हैं, ये क्या है, ये स्ट्रक्चरल या संरचनात्मक बेरोजगारी है। भारत में ये सबसे बड़ी चुनौती है, और जब तक हम इसको स्वीकार नहीं करेंगे तब तक इस समस्या से निपटारा भी नहीं मिलेगा। आप सोच के देखिए, एक एक इम्तिहान में लाखों बच्चे बैठते हैं, 40-40 लाख बच्चे के एग्जाम में बैठ रहे हैं। 40-40 लाख, एसबीआई का एग्जाम हुआ था, है ना, बहुत सारे ऐसे एग्जाम हैं जो जो साफ बताते हैं कि कहीं ना कहीं संरचनात्मक बेरोजगारी है। यूपी पुलिस, हाँ, बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं बिल्कुल, जो संरचनात्मक बेरोजगारी को दर्शाते हैं, ये कि संरचनात्मक बेरोजगारी है। और जाहिर सी बात है, जब ये होगा तो नेक्सस भी क्रिएट करेंगे लोग। जब इतने बड़ी तादाद में है तो नेक्सस भी क्रिएट करेंगे, सिंपल मैथमेटिक्स है। तो ये सब बातें कहीं ना कहीं एक बड़ी चुनौती है, और देखना होगा आने 5 वर्षों में हम इसको कैसे टैकल करते हैं। कौशल प्रशिक्षण पर हमें बहुत ध्यान देने की जरूरत है। तो मैंने आपको अब तक 4 तरीके बताए, कौन कौन से? साइक्लिक, जो है सीजनल, प्रक्षण या जिसको आप बोलते हो डिसगाइज्ड, और जिसको आप बोलते हो स्ट्रक्चरल। ठीक। इसके अलावा एक और है जो आपूर्ति साइड में है, जिसको आप बोलते हो फ्रिक्शनल। फ्रिक्शनल जो है बेरोजगारी कहेंगे। फ्रिक्शनल किसको कहते हैं? जब आपने एक नौकरी छोड़ दी है और दूसरी नौकरी अभी उसे मिली नहीं है, या आपने शहर बदला है या नौकरी छोड़ी है, इसको हिंदी में बोलते हैं घर्षणात्मक, फ्रिक्शनल। सो फ्रिक्शनल बेरोजगारी उस स्थिति को कहेंगे जब आपने एक नौकरी छोड़ दी है और दूसरी नौकरी मिली। अमेरिका में इसके लिए बड़ा अच्छा शब्द इस्तेमाल करते हैं। आप उनसे पूछो आर यू एम्प्लॉयड, तो कुछ लोग कहेंगे हाँ, कुछ लोग कहेंगे ना, और तीसरे लोग कहेंगे बिटवीन द जॉब्स। बिटवीन द जॉब्स का मतलब एक नौकरी छोड़ दी है, दूसरी भी मिली नहीं है। सो बिटवीन द जॉब्स का मतलब घर्षणात्मक बेरोजगारी है। इसको बोलते हैं फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। घर्षणात्मक बेरोजगारी या फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट भी एक बेरोजगारी का प्रकार देखा जाता है। ये 5 बड़े प्रकार। अब इसके बाद आप जैसे पहले क्या होता था हमारे यहाँ, बेरोजगारी एक बड़ा हॉट टॉपिक रहा है, तो लोग अपने अपनी तरफ से बहुत बार सारे शब्द जोड़ते रहे हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आधिकारिक रूप से यही 4-5 है। बाकी कई बार हम शब्द सुनते हैं अंडर एम्प्लॉयमेंट। अंडर एम्प्लॉयमेंट का मतलब किसी को अपनी क्षमता से कम काम मिला हो। डिसाइड कैसे करेंगे किसकी क्षमता कितनी थी? तो अंडर एम्प्लॉयमेंट उस स्थिति को कहा जाता है कि कोई अपनी क्षमता से कम पे काम कर रहा हो। तो मेरे ख्याल से जिसको जितना काम मिला वही उसकी क्षमता थी। मैं तो इस तरह से भी देखता हूँ कि भाई सिर्फ डिग्री मिल जाने से क्षमता तो नहीं होती ना। क्षमता तो आपको, आप आईआईटी एनो पर आपको इंजीनियर, आप अच्छे इंजीनियर नहीं हो तो आप सर्वाइव नहीं कर पाओगे। और वैसे में अगर आप छोटा मोटा काम कर रहे हो, आप कहो कि हम अंडर एम्प्लॉयड है, तो बात गलत हो गई। कहीं ना कहीं अंडर एम्प्लॉयमेंट बहुत सब्जेक्टिव नहीं है कि किसको अंडर एम्प्लॉयमेंट बोलें किसको नहीं बोलें, पर हाँ एक वर्गीकरण आता है अंडर एम्प्लॉयमेंट का भी। तो ऐसे अलग अलग शब्द आपको बेरोजगारी में दिखाई पड़ते हैं, जिसके अलग जिसको एक कॉमन तरीके से भी आप इस्तेमाल कर सकते हो किसका। पर ये 5 प्रकार वैश्विक हैं। आप चाहे हार्वर्ड में पढ़ रहे हो, चाहे आप कैम्ब्रिज में पढ़ रहे हो, चाहे यहाँ पढ़ रहे हो, ये 5 प्रकार हर जगह पढ़ाए जाएंगे, क्योंकि आईएमएफ का ये मानक वर्गीकरण है कि बेरोजगारी किसके प्रकार क्या क्या कहे जाएंगे। तो 2 इसमें मांग साइड में, 3 इसमें आपूर्ति साइड में है। भारत में सबसे बड़ी चिंता जो है वो संरचनात्मक बेरोजगारी की दिखाई पड़ती है। इसके अलावा मैंने आपको बताया कि बहुत सारी और बेरोजगारी के प्रकार भी हो सकते हैं। तो ये मोटा मोटा जो है बात रही कि बेरोजगारी कैसे मापन करते हैं, उसके प्रकार क्या हैं। चूंकि भारत में अगर हम बात करें, तो मैंने अभी आपसे कहा कि संरचनात्मक बेरोजगारी बहुत बड़ा कारण है। इससे आप कह सकते हो कि कहीं ना कहीं हम हमें कौशल प्रशिक्षण पे, हमें वित्तीय समावेश पे ध्यान देना होगा। अगर हमें रोजगार बढ़ाने हैं तो भारत को स्टार्टअप इकोसिस्टम बढ़ाना होगा, हमें वित्तीय समावेश लाने होंगे, हमें नए कौशल प्रशिक्षण पे ध्यान देना होगा, शिक्षा को परिवर्तित करना होगा। और सबसे अब तो और जरूरी होता जा रहा है, क्योंकि जैसे जैसे आप देख रहे हो एआई आएगा, आपको दोबारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे आना पड़ेगा।
और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे आने के लिए आपको छोटे कामों को रिस्पेक्ट करना होगा। भारत में मेरे देखे बेरोजगारी की सबसे बड़ी समस्या अनावश्यक रूप से विभिन्न प्रकार के कार्यों का सामाजिक स्केल बनाना है कि ये कार्य समाज में बड़ा अच्छा माना जाता है, ये बुरा माना जाता है। इसीलिए हमारे पास बेरोजगार इंजीनियर तो हैं पर काम के इलेक्ट्रीशियन नहीं है। इलेक्ट्रीशियन ढूंढे नहीं मिलेगा, इंजीनियर मिल जाएंगे बेरोजगार। क्यों? क्योंकि समाज ने स्केल बना दिया, इंजीनियरिंग बहुत अच्छा और इलेक्ट्रीशियन बहुत खराब। जब तक आप इस असमानता को कम नहीं करोगे, इसको प्रेस्टीज स्केल कहा जाता है, एम्प्लॉयमेंट प्रेस्टीज स्केल, कि आपका जो एम्प्लॉयमेंट है उसको सामाजिक रूप से कितना सम्मान दिया जाता है, कितना सम्मान दिया जाता है। जैसे मैं हमेशा कहता हूं कि यही मैं विश्वविद्यालय में, यही मैं यहाँ, अगर विश्वविद्यालय में इसका 1/10 भी पढ़ाया जा रहा होता तो शायद स्थिति कुछ और होती देश की। 1/10 बोल रहा हूँ, 1/3 नहीं, 1/4 नहीं, 1/2 नहीं, 1/10 भी पढ़ाया होता तो भी स्थिति अलग होती। तो वो जाहिर सी बात है। लेकिन सोशल प्रेस्टीज स्केल में आप देखो तो प्रेस्टीज स्केल में जब तक आप मैन्युफैक्चरिंग में कोई फैक्ट्री में काम करते हो, सबसे बढ़िया दृश्य है कि शाम को फैक्ट्री से लोग थके हारे निकल रहे हैं काम करके, उनको उसमें गर्व महसूस होना चाहिए, ना कि जो है आपकी जो है चमचमाती कार वहां से च्यों च्यों करके निकल रही है और बेचारे जो है उनकी दीनहीनता और बढ़ जा रही है। हमें इन छोटी छोटी चीजों को ध्यान देना होगा। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज यूएसए ने की थी, इसको इसीलिए वहां से उसको इस पर बड़ा काम करते हैं। इसको बोलते हैं एम्प्लॉयमेंट प्रेस्टीज स्केल। इसको हमें कम करना चाहिए। इसलिए अमेरिका में प्रेसिडेंट हो या आप फैक्ट्री वर्कर हो, बहुत गैप सामाजिक जीवन में नहीं दिखेगा। वो उनका सबसे बड़ी उपलब्धि है। चाइना ने भी ये चीज की है। अभी भारत जैसे देश में कहीं ना कहीं सामंती सोच के चलते ये स्केल में गैप बहुत है और इस वजह से हमारे पास संरचनात्मक बेरोजगारी दिखती है। तो ये सब कुछ कारण है कि कौशल प्रशिक्षण और हमें नए तरीके से मार्केट ओरिएंटेड होना पड़ेगा। इसीलिए प्रधानमंत्री कौशल प्रशिक्षण कौशल विकास योजना, जिसकी 5वीं खेप आ गई है, 5.0 प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। इसके अलावा संकल्प एक प्रयास है वर्ल्ड बैंक के सहयोग से, स्ट्राइव एक प्रयास है और एक पूरा अलग से मंत्रालय बनाया गया 2015 से, जिसको आप बोलते हो जो है रोजगार एवं उद्यमिता मंत्रालय। वहाँ पर हम ये कोशिश कर रहे हैं कि कैसे कौशल प्रशिक्षण, स्किल डेवलपमेंट और उद्यमिता को प्रोत्साहन दिया जाए, उसको स्वीकार्यता दी जाए, ताकि इस रोजगार की समस्या को हम रोजगार भारत में इतना बड़ा लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन होना बहुत अच्छी बात है। जनसांख्यिकीय लाभांश अच्छा हो सकता है अगर हम उनको आवश्यक कौशल प्रशिक्षण दें। जैसे मेरा मानना है सेवा क्षेत्र में शिक्षा है। अब आप सोचिए इनफॉर्मल तरीके से होती है। पता है आपको, भारत अमेरिका के, यूके के बहुत सारे पेरेंट्स अपने बच्चे को भारत के लोगों से मैथ्स पढ़वाते हैं ऑनलाइन। ऑनलाइन यहाँ से आप प्लग इन करते हो और वहाँ पे बच्चे आप मैथ्स पढ़ते हैं। इन सब चीज़ों को और ऑर्गेनाइज करने की ज़रूरत है। और ऑर्गेनाइज करने की ये मुठभेड़ एक तरह से अगर आप इसमें कर पाओ कि आसानी से मैं जाके वहाँ पे क्लासेस ले पाऊँ या इस तरह की चीज़ें हो, हमें इसमें जो भी स्किल्स की ज़रूरत है, जो भी इसीलिए मैंने आपको पीछे बताया भी है क्लासेस में कि डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का बड़ा महत्व है। अगर हमारे यहाँ पे इंटरनेट कनेक्टिविटी बेहतर हो पाएगी तो ये सब चीज़ें और होगी कि नहीं। तो हमें इन सब दिशा में काम करना होगा। अब चूंकि हम बात यहाँ प्रीलिम्स पे कर रहे हैं इसलिए हम बहुत नहीं जा रहे कि अगर रोजगार को ठीक करना है, बेरोजगारी को, तो आपको कौशल प्रशिक्षण पे तो काम करना ही है, उसके जो सहयोगी तत्व हैं उस पर भी काम करना होगा। जैसे कि हमें देखना होगा कहाँ कहाँ हमारी संभावनाएं हैं राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और उनको क्या क्या आवश्यकताएं हैं। वित्तीय सहयोग है, कौशल प्रशिक्षण है या डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक करना है। तब हम जाके इस रोजगार की जो संभावनाएं हैं उनको तलाश पाएंगे। तो ये मोटा मोटा बात रही कि बेरोजगारी क्या, उसका मापन कैसे, उसके प्रकार क्या। आजकल एक नया शब्द, यहाँ पे 2 शब्द हैं, मैं उनकी भी बात भी कर लूँ, आजकल चर्चा में रहे हैं। एक शब्द होता है जिसको हम बोलते हैं अनएम्प्लॉयमेंट ट्रैप। कई सारे विकसित देशों में दिखाई पड़ रहा है। विकसित देशों में महंगाई ज्यादा है आजकल। होता क्या है, अगर उनके यहाँ वो बेरोजगार होते हैं तो अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस या बेरोजगारी भत्ता दिया जाता है। बेरोजगारी भत्ता दिया जाता है और बेरोजगारी भत्ता आधारित होता महंगाई पर। तो महंगाई ज़्यादा है तो बेरोजगारी भत्ता भी ज़्यादा है। अब मैं नौकरी करके पा रहा हूँ $1000, मुझे बेरोजगारी भत्ता मिल रहा है $800, तो मैं काम क्यों करूँगा। तो लोग बड़ी मात्रा में रिजाइन कर रहे हैं अमेरिका में, यूएस, यूके में। इसको ग्रेट रिजग्नेशन कहा जा रहा है। इसको बोला जाता है अनएम्प्लॉयमेंट ट्रैप बन रहा है। अच्छा, जितना ज़्यादा बेरोजगारी होगी फिर आगे दिक्कत है। महंगाई जो है ऑलरेडी ज़्यादा अभी रहेगी, तो बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं, नौकरी छोड़ रहे हैं।
कि $1000 कमाने से बढ़िया $800 तो सरकार दे रही है और सरकार के ऊपर अतिरिक्त बोझ बन रहा है। इसको अनएम्प्लॉयमेंट ट्रैप कहा जाता है। एक शब्द और है जिसको बोलते हैं एम्प्लॉयमेंट लोच। एम्प्लॉयमेंट लोच या रोजगार की जो है लचीलापन या रोजगार लोच कितना है। एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी, एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी ये कहता है कि अगर आपकी जीडीपी मान लीजिए 4% से बढ़ती है, तो क्या क्या आपका एम्प्लॉयमेंट भी 4% या उससे अधिक से बढ़ रहा है कि नहीं? अगर हाँ, तो आप कहते हो जीडीपी बढ़ने के क्रम में अगर रोजगार बढ़ता है, तो आप कहते हो सकारात्मक लोच है। और अगर जीडीपी बढ़ने के क्रम में रोजगार नहीं बढ़ता, तब आप कहते हो जॉबलेस ग्रोथ है। कि जीडीपी तो बढ़ रही, तो जीडीपी की विकास के दर में, जो जीडीपी का विकास दर है, अगर जीडीपी बढ़ने के साथ रोजगार भी उसी क्रम में बढ़ रहा है, तो हम बोलते हैं यहाँ सकारात्मक लोच है। और अगर रोजगार नहीं बढ़ता, तो हम कहते हैं यहाँ पर नकारात्मक लोच या जॉबलेस ग्रोथ की स्थिति बन रही है। अगर जॉबलेस ग्रोथ बनता है, तो ये और ज्यादा खतरनाक सिचुएशन क्रिएट कर सकता है, क्योंकि इसका मतलब अर्थव्यवस्था तो जैसे इंडिया में हम देख रहे हैं अभी, इंडिया में इस समय कहीं ना कहीं जॉबलेस ग्रोथ फिर से दिखाई पड़ रही है। आपके जीडीपी के आंकड़े अभूतपूर्व रूप से बढ़ रहे हैं, पर जॉब्स उतनी कन्वर्ट हो नहीं रही हैं, उस क्रम में जॉब्स कन्वर्ट नहीं हो रही हैं। अगर हम 1 मिनट के लिए आईएलओ के आंकड़े को आंशिक रूप से भी सही मान ले, तो भी जॉब क्रिएट नहीं हो रही, जो एक बड़ी चिंता है। तो मोटा मोटा ये बात रही कि हाँ, पावर्टी क्या, फिर भी मैं कहूँगा कि ये टॉपिक्स मेंस में ज़्यादा होते हैं। यहाँ पे परिभाषाएं या मापन से जुड़ी हुई चीज़ें ही पूछी जाती हैं। जैसे लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट पूछ लिया, क्या होता है, ये सब क्वेश्चन आ चुके हैं। वर्कर पॉपुलेशन रेशियो बहुत फेवरेट है उनका, क्योंकि ज़्यादातर लोग उसको क्या करते हैं, कार्य करने वाली जनसंख्या डिवाइडेड बाई लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट मल्टीप्लाइड बाई 100 करते हैं, जबकि वो क्या है, कार्य करने वाले लोग डिवाइडेड बाई जनसंख्या गुणे 100 है। तो वो उनका फेवरेट इस तरह की चीज़ें हैं जो पूछ लेते हैं वो। तो मोटा मोटा ये बात रही कि क्या है गरीबी बेरोजगारी से जुड़े मुद्दे, और क्या है जो आपका बेरोजगारी और इससे जुड़े संदर्भ थे। आई होप बात आपको स्पष्ट रही, और गति आपके लिए जो है रिलेटिवली ठीक थी, ऐसी कोई बहुत दिक्कत नहीं थी। तो ये बात थी। अगले सेशन में हम बात करेंगे अवसंरचना इत्यादि के बारे में, कि अवसंरचना क्या, उद्योग क्या इत्यादि। धन्यवाद।